साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। और आई होप कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी थंबनेल से सारी चीज़ उजागर है कि क्या चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिंदी के बारे में बात की जाती है, हिंदी व्याकरण जिसमें शामिल होती है, तो वहाँ पर वर्णमाला से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर बात करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि अगर आप इन जो चीज़ें पढ़ाई से जुड़ी हैं उनको देख रहे हैं, मतलब कि आपने सफलता का रास्ता चुन लिया है, आप उस पर चलकर एक दिन सफल होंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सफलता की परिभाषा अपने सपनों को पूरा करना ही होता है। तो साथियों, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यार जब भी पढ़ाई में मन ना लगे ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन अगर कोई काम है तो वो है पढ़ाई। जब भी पढ़ाई में मन ना लगे तो ये सोच लेना कि जितना तुम जवान होते जा रहे हो ना, उतना तुम्हारे माता पिता बूढ़े होते जा रहे हैं। तो कोई इस दुनिया में है जो कुछ उम्मीदें लेकर बैठा हुआ है, किसी और की उम्मीदें ना सही, उनकी उम्मीदें ज़रूर पूरी कर देना यार। तो कुछ भी कर लो आप, कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी, लेकिन जितना बन पड़े उतना तो कर ही देना, क्योंकि हर एक चीज़ जो इंसान सोच सकता है वो कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला इसके बारे में हम बात करेंगे। हर एक शब्द जो मैं इस बोर्ड पर लिखूंगा वहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बन रहा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला। हिंदी भाषा में वर्णमाला की हम बात करेंगे, इकाई से इसको शुरुआत हम करेंगे कि कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर वाक्य। वाक्य जो है भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी इकाई होता है। घटते क्रम में हम देखेंगे सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, प्रश्न पूछा जाता है। वाक्य के बाद हम देखेंगे यहाँ पर उपवाक्य। उपवाक्य जिसका क्रम दूसरा है, ठीक है। तीसरे पे हम बात करेंगे पदबंध की। पदबंध, पदबंध के बाद हम जानेंगे पद क्या होता है, ठीक है। पद जिसे हम शब्द भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर के बाद आता है जो ध्वनि जिसे हम कहते हैं, ध्वनि या वर्ण। अब वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर हम देखें तो वर्ण है, और सबसे बड़ी इकाई यदि हम देखें तो वाक्य है। वाक्य क्या होता है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है। इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जो चीज़ें हम, ताकि हम चीज़ों का बेस तैयार कर सकें और आगे के लिए मजबूती में हम आ सकें। वाक्य को हमने देखा, हमने यहाँ पर लिखा सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है जब दो या दो से अधिक पद मिलकर कोई एक सार्थक अर्थ देते हैं। पद यानी कि शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जब मिलकर कोई सार्थक अर्थ देते हैं तो उसे कहते हैं साथियों वाक्य। यदि हम इसमें से कोई भी एक शब्द हटा दें तो इसका अर्थ बेअर्थ हो जाएगा। हमने कहा कि सत्य की विजय होती, तो ये वाक्य पूरा नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर है जब इसे लिखेंगे तो ये वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न से कौन सा वाक्य है। अगला हम बात करें उपवाक्य। उपवाक्य से हमें समझ आ रहा है, देखिए उदाहरण के लिए हमने कहा कि, उदाहरण के लिए राहुल ने कहा, राहुल ने कहा कि वह युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के लिए तैयार है। ये जो परीक्षा रूपी युद्ध, जिस रास्ते पर, जिस युद्ध को लड़कर हम सभी सफल होने वाले हैं, तो राहुल ने कहा कि वह युद्ध के लिए तैयार है। तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो वाक्य हैं। राहुल ने कहा, राहुल ने कहा, देखिए यहाँ पर एक और दो, कहा कि वह तैयार है। यहाँ से दो वाक्य आ गए। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब उपवाक्य के भी प्रकार होते हैं। एक होता है आश्रित और एक होता है प्रधान। प्रधान जिसके ऊपर दूसरा वाला आश्रित होता है, ठीक है। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ।
अब राहुल ने कहा कि वह युद्ध के लिए तैयार है, तो ये हमारा वाक्य हुआ प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य। और दूसरा कि वह, मतलब कि एक संयोजक, एक योजक शब्द ने दूसरे वाले वाक्य को इससे जोड़ा, तो ये हुआ आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य। इस तरह से हम चीजों को, उपवाक्य, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य दो तरह का होता है। पहला प्रधान वाक्य हुआ, दूसरा हुआ आश्रित वाक्य। अभी हम जानते हैं पदबंध, तो आपने देखा कि पद का मतलब होता है शब्द, मतलब कि वाक्यों में इस्तेमाल होने वाले पद जो आपस में बंधे हुए हैं, मतलब कि क्या हुआ, पदबंध, शब्दों का बंधन ही शब्द बंधन या पदबंध कहलाता है। ठीक है, पद क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक शब्द है शब्द। शब्द मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। उदाहरण के लिए हमने लिया पद। पद का मतलब आप जानते हैं कि पद का एक अर्थ होता है शब्द, या ये सारे के सारे जो वाक्य में इस्तेमाल हुए पद हैं या शब्द हैं। लेकिन यदि इसका हम क्रम बदलें, इसको हम दप कर दें, तो दप का तो कोई अर्थ होता नहीं है। तो दप का जब कोई अर्थ नहीं होता तो ये शब्द नहीं होगा। परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द है। मान लीजिए यही उदाहरण दिया, पद, दप, या और भी कई तरह के उदाहरण आपके सामने रहेंगे। ये केवल मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ। तो आपका आंसर होगा पद। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अक्षर। अच्छा, ये सारी की सारी ध्वनियाँ हैं, कोई छोटी है तो कोई बड़ी है। ठीक है, इकाई भी है भाषा की इकाई। अक्षर की हम बात करें, उदाहरण के लिए हमने उदाहरण लिया यहाँ पर का। ठीक है, तो कोई भी ध्वनि किसी दूसरी ध्वनि से मिलकर बनी है, मतलब कि अक्षर कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। का को हम देखें तो का ने उधारी ली है किससे, छोटा आ से। कैसे, आपने कई सारी ध्वनियां देखी होंगी, इसके नीचे एक हलंत लगा होगा। हलंत मतलब कि वो एक छोटी ध्वनि है, आधी ध्वनि है। ठीक है, जब इस छोटे का में जब हम आ को जोड़ देंगे तो एक ध्वनि निकल कर आती है जिसे हम कहते हैं का। तो ये क्या हुआ, अक्षर। मतलब कि इसने उधारी ले रखी है आ की, तो मतलब स्वतंत्र तो नहीं हुआ। इस का ध्वनि को आ ध्वनि से उधार लेना पड़ा एक ध्वनि, तब जाकर का बना, तो ये अक्षर है, मतलब कि स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। बात करेंगे ध्वनि या वर्ण की। वर्ण, जैसा कि मैंने कहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, वर्ण। और सबसे छोटी मतलब उसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पर उदाहरण लिया का। ठीक, अब ये तो ऑलरेडी छोटा है तो इसको और छोटा नहीं कर सकते, मतलब कि ये आपकी सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा राम। ठीक है, ये तो एक शब्द हुआ, लेकिन यदि इसको हम देखें कि इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं, तो हम पाएंगे कि रा ने उधार लिया है आ से। ठीक है, र और आ ने मिलकर बनाया रा, और माँ ने उधार लिया है आ से। ठीक है, हलंत लगाएंगे तो आधा हो जाएगा। तो ये हमारा, हम कह पाएंगे, जब इसको हम इस तरह से हलंत लगाकर तोड़ देंगे तो हम कह पाएंगे कि ये सबसे छोटी ध्वनि है। ठीक है, इस बारे में हमने बात की। आगे हम बात करेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। दूसरा हम बात करें वर्णमाला की। वर्णमाला, यहाँ पर देखिए एक शब्द है साथियों, माला। माला आपने देखी होगी, जब भी कोई माला में मोतियों को पिरोया जाता है तो आप देखते हैं उनका एक क्रम होता है। ठीक है, उनका एक क्रम होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत ही बड़ा मोती हो, फिर मतलब कि एक जिगजैग फॉर्म में नहीं होता है, वो एक क्रम होता है। ठीक है, तो वर्णों का जो क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, इसको हम कहेंगे व्यवस्थित क्रम। किसका, वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है वो कहलाता है साथियों वर्णमाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपको। आगे हम बढ़ते हैं। अब वर्णमाला को हिंदी भाषा में, मानक हिंदी वर्णमाला में कई तरह से बांटा गया है। मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी, हर एक छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मानक हिंदी वर्णमाला को दो तरह से बांटा गया है। पहला उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, और दूसरा लेखन के आधार पर। पूछा जाता है मानक हिंदी वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में
कितने तरह से इसको बांटा गया है वर्णमाला को, तो 2 तरीके से बांटा गया है। पहला है उच्चारण, दूसरा है लेखन। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है और लेखन के आधार पर संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 45 45 और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है साथियों 52। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 45 क्यों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 स्वर होते हैं, 10 स्वर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 35 व्यंजन होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें लेखन के आधार पर 52 क्यों, तो हम देखेंगे यहाँ पर स्वरों की संख्या होती है साथियों 13 स्वर, ठीक है, यहाँ पर होते 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से लेखन के आधार पर ही संख्या होती है, ठीक है। इतना आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरी से पढ़िएगा। मान लीजिए कि आखिरी दौर है ये जब आपको पढ़ना है, इसके बाद कभी ज़िंदगी में इन चीज़ों को उठाकर नहीं देखना है। कारण इतना है साथियों कि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सीधी सी बात है, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। स्वर की हम बात करेंगे कि स्वर क्या होता है, ठीक है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में फॉर्म में देखेंगे और वहाँ पर हम जानेंगे कौन सी ध्वनि कहाँ से आती है। लेकिन सबसे पहले हमने बात की लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो होते हैं 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं ये आप जान लेंगे। सबसे पहले छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ठीक है। उसके बाद ए, आई, ओ, औ, अम और आहा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अभी गिनते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक। अब हमने कहा कि उच्चारण के आधार पर तो कितने हैं, हमने 2 तरह इसको बांटा ना। लेखन के आधार पर कितने हैं ये 52 और उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या कितनी है साथियों 45, ठीक है। तो कब किस अक्षर को, किस वर्ण को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जब हम उच्चारण की बात करेंगे तो किन वर्णों को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, तो हम यहाँ पर स्किप करेंगे ऋषि को। ऋषि जो है वो उच्चारण के आधार पर नहीं माना जाता है। फिर हम ए, ऐ, ओ, औ, अम और आहा, इनको हम उच्चारण के आधार पर नहीं मानेंगे। तो 13 में से जब 3 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे 10 स्वर, ठीक है। और जब हम लेखन के आधार पर बात करेंगे तो हम इनको इसमें जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो हमारे पास संख्या हो जाएगी साथियों यहाँ पर 13, ठीक है। इनको हम जोड़ देंगे। प्रश्न पूछा जाता है लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, ठीक है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर व्यंजन की। व्यंजन की हम बात करते हैं, ठीक है। व्यंजन हमने कहा 35 होते हैं, तो उनकी गिनती भी देखेंगे हम। इसको याद करने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद करेंगे जो कि आपको पहले से मालूम है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कचट तप। कचट तप, ये हम याद रखेंगे। अब ये सारे के सारे वर्ग हैं जिसको हम आगे चलकर नाम भी देंगे। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है इनको। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्रम देखते हैं इनका। जैसे कि हमने कहा वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो का के बाद खा, गा, घा और ड़ा। चा, छा, जा, झा, ना। टा, ठा, डा, ढा और या। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा, ठीक। अब इसके बाद या, रा, ला, वा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। या रा ला वा शा 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 हा, ठीक। छ त्रे ज्ञा और श्रा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाता है, या रा ला वा, इनके बारे में बहुत ही कॉन्सेप्ट से बात करेंगे ताकि आप इन चीज़ों को कभी ना भूलें। या रा ला वा को साथियों नाम दिया गया अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, क्योंकि मुख के अंदरूनी साइड से इनका उच्चारण होता है। अंतस्थ व्यंजन श श हा, इनको हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन या संघर्ष व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम अपने मुख से इनका उच्चारण करते हैं तो आप देखें कोई घर्षण होता है, श श श श श श श, तो जो हवा आती है मतलब कि घर्षण हो रहा है साइंस की भाषा में, तो इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा का निर्माण होता है, आप हाथ लगाएंगे तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे गर्म हवा वहां से आएगी, श, तो इसे कहते हैं साथियों ऊष्मीय व्यंजन, ठीक है। क्षत्रज्ञ, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? इसके पीछे छोटा सा कारण है कि ये सारे के सारे वर्ण किसी न किसी वर्ण से मिलकर बने हैं। तो छ को देखें, प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। छ जो बना है क और श से मिलकर बना है छ, ठीक है। क और रा जो है ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा जो बना है तो इसको देखेंगे जा और या से मिलकर, ठीक है। और श्रा बना है शा और रा से मिलकर। तो ये हुई बात यहाँ तक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वर्ण का वर्ग का है, निम्न में से कौन सा चा वर्ग का है, कौन सा ता वर्ग का है, ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मीय व्यंजन है, या निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, या किससे मिलकर क्या बना है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 मतलब कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 25, ठीक। 4 ये हुए, यहाँ पर हम देखें 25 हुए आपके क्या व्यंजन जो वर्ग होते हैं, ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हुई साथियों 4, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या हुई आपकी 4, ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या हुई आपकी 4, ठीक है, ये हो गए। और इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 5 4 9 4 13, 13 और 4 17, ठीक है, 2 और 1 3, 37 हुआ ये आपका। अभी यहाँ पर देखें बहुत ध्यान से कि 2 वर्ण जिनको हमने अभी तक गिनती में नहीं लिया, रा और णा, इनको वर्णों में शामिल तो नहीं किया था, ये आपको वर्णमाला देखेंगे वहाँ नहीं मिले, लेकिन उनका इस्तेमाल है, ठीक है। यूँ कहेंगे शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। जब आपको, और अच्छी बात यह है कि इनका इस्तेमाल हमेशा शब्दों में दूसरे स्थान पर किया जाता है, जोड़ा है, ठीक है। इनको हम कहते हैं क्योंकि शक्तिमान ही गंगाधर है तो द्विगुण व्यंजन इसको हम कहते हैं। इनकी संख्या कितनी साथियों? 2, तो 37 और 2 यहाँ पर आपके हो जाते हैं 39। कितने हो जाते हैं? 37 और 2 आपके हो जाते हैं 39। और 39 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, 9 और 3 12, 3 और 1 4 और 1 5। मतलब ये जो आंसर आया लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या होती है साथियों 52। ये आप ध्यान रखेंगे, द्विगुण व्यंजन कौन सा है निम्न में से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। एक और बात यहाँ पर कर लेते हैं हम, ये तो हो गई स्वर और व्यंजन की बात, ठीक है। इनकी संख्या पूछी जाएगी और आगे आने वाली वीडियोस में हम इनके प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा एक और कि हिंदी भाषा ने कई सारी भाषाओं से शब्दों को ले रखा, या यूं कहें कि बोलचाल की भाषा में वो आ गए, और जिनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर विदेशी ध्वनियाँ,
ठीक है, कौन सी वो विदेशी ध्वनियाँ हैं जिनको हमने एडॉप्ट किया है, विदेशी ध्वनियाँ। विदेशी ध्वनियों की अगर हम बात करें तो विदेशी ध्वनियों में हमने कुछ अक्षरों को उधार ले रखा है, ठीक है, इसमें आ, क, ख, ग, जा और फा। अब देखेंगे ये तो यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन इनमें एक छोटा सा अंतर है, इन सब के नीचे एक बिंदी लगी है जिसको हम कहते हैं तिल बिंदु या फिर नुक्ता बिंदु कहते हैं। इनका इस्तेमाल भाषा में तो बहुत ही कम होता है, प्रचलन में थोड़े कम है, लेकिन परीक्षाओं में तो पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो विदेशी ध्वनियाँ ये हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि जो हमने अंग्रेजी भाषा से ली है, अंग्रेजी भाषा से हमने इसको उधार लिया है और बहुत ही प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा से हमने एक अक्षर उधार लिया है, वर्ण उधार लिया है, ओ, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ पर एक अर्ध चंद्र बिंदु है, ठीक है, इसको हमने भाषा से, अंग्रेजी भाषा से उधार लिया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आपका सहयोग ही हमारी शक्ति है, सहयोग इतना सा कि अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर लेना, ठीक है। लगे कि महत्वपूर्ण है तो बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि आगे वाली वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे। ओके, ठीक है, फिर मुलाकात होगी।